हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स जैसे ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। उसके अलावा द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फिबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं जैसा कि बेसिक बताता हूँ चैप्टर का, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। बाकी इसमें इस चैप्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। रेस्पिरेशन किस तरह से ब्रीदिंग से डिफरेंट होता है? ब्रीदिंग एक क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे रेस्पिरेशन है, सबसे पहले मैं आपको इसका रिएक्शन बता देता हूं जो एनसीईआरटी में आगे गिवन भी है, और उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट इससे हमें जनरल जानकारी इसकी मिल जाएगी कि रेस्पिरेशन में हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं और ये कैसा प्रोसेस होता है। तो देखिए, इसमें जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी जो यहाँ पर कंजर्व होगी वो एटीपी की फॉर्म में होती है। रिसेंट एनसीईआरटी में आपको 38 एटीपी दिया हुआ है। तो 38 एटीपी आपको याद रखना है, और इसका जो अगर हम किलो कैलोरी में एनर्जी देखते हैं तो वो 686 किलो कैलोरी होता है। अब देखिए, हालांकि जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है उसमें क्या बताया हुआ है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऑक्सीडेशन ही लिखना है। बट एक्चुअली यहाँ पर ये एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये किसको यहाँ पर ऑक्सीडाइज करते हैं? ये करेंगे ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को। और इसकी वजह से, और उसके अलावा यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होंगे ग्लूकोज के, वो क्या करेंगे? किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? किसको रिड्यूस करेंगे? ऑक्सीजन को। और इसकी वजह से क्या होगा? इधर जो प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन इधर जा रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या है? ये रिडक्शन। इसकी वजह से 6CO2 और 6H2O यहाँ पर बनते हैं। प्लस एनर्जी जो है वो 38 एटीपी, हालांकि 36 एटीपी भी बनता है, बट हमें रिसेंट एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद रखना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, ये कैसा प्रोसेस होता है? इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है आपको यही याद रखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताया है। ये किसका प्रोसेस बताया? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसके सारे कार्बन किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाए या फिर निकल जाए, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके। चलिए, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस होता है? इसमें ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होगा? एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है डाउन हिल। ठीक है, डाउन हिल। इसका मतलब मैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पर होता है, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये जो रेस्पिरेशन होता है ये एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। ये कैसा होता है? एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैं चैप्टर को थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ और ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कंप्लीट, तो इससे बनता है जैसे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एक कंपोनेंट होता है, हमें आगे पता चलेगा इसका। और जैसे यहाँ पर पायरुविक एसिड है, उसके अलावा एक मान लो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है? एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक। ठीक है, एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक, जिसमें मॉलिक्यूल बनता भी है और टूटता भी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ग्लूकोज टूट ही रहा है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को भी रिजल्ट करते हैं,
जैसे पायरुविक एसिड हो गया तो वो एलिनिन को फॉर्म करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो होता है वो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर होता है। उसके अलावा यहाँ पर हीमोग्लोबिन का भी क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। तो हम इसको कंप्लीटली कैटाबॉलिक नहीं बोल सकते, कैटाबॉलिक नहीं बोल सकते, हालांकि ये लार्जली कैटाबॉलिक होता है। ज्यादा ये कैटाबॉलिक होता है क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आगे हमें जब पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये भी हमसे पूछा गया है कि जो अ, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वो कौन देता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले कौन यहां पर यूज होता है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। उसके अलावा उसके बाद फैट्स यूज होते हैं, और फैट्स के बाद लास्ट में प्रोटीन यूज होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारा प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, ये तो सीक्वेंस हो गया। अगर हम एनर्जी का सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी और सबसे कम एनर्जी किससे मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उससे सबसे कम एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हो गया। उसके बाद मिलती है एनर्जी प्रोटीन से। ठीक है, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा प्रोटीन में, और सबसे ज्यादा होता है फैट में। फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का जो नंबर होता है, कार्बन एटम का जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पहले पैराग्राफ पर। ठीक है, तो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जैसे कि एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और हम जिंदा रहने के लिए ब्रीथ करते हैं, ये इसेंशियल क्यों होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, इफ सो हाउ, क्या सब ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल यहां पर करते हैं। अगर कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो वहां पर वो ब्रीदिंग करेगा। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। और एनर्जी जो होगा वो डेली लाइफ एक्टिविटीज में काम आएगा, चाहे वो एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, इवन ब्रीदिंग हो। ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी जो है हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। ओके, तो देखिए ये एनर्जी आती कहां से, जैसा कि हम बेसिक जान चुके हैं इसका, वो हमें फूड से आती है, क्योंकि हमारे फूड में क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ब्रेक होता है या फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम एनर्जी देते हैं, प्रोटीन उससे ज्यादा, और फैट सबसे ज्यादा। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होते हैं, फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। डू प्लांट्स ईट, ये कैसा सवाल है। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, उनको एनर्जी कैसे मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, डू दे ईट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और उसके अलावा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी या तो लाइट से या फिर केमिकल जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से लेंगे, या फिर क्या हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उससे क्या करेंगे, ये एनर्जी ऑब्टेन करने का काम करते हैं। अब हमें ये वंडर होना चाहिए कि जो भी सारे क्वेश्चंस हमने ऊपर उठाए हैं, जो भी हमने ऊपर पूछे हैं, वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ रहे हैं, कभी प्लांट्स के बारे में पूछ रहे हैं। बट अगर हम इसकी सच्चाई जानते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये एनर्जी
रिलीज करने के लिए, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये एटीपी निकल रहा है, तो इसके लिए रेस्पिरेशन जो है वो जरूरी होता है। अब समझते हैं इसको, ये कैसे होता है। All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food। जो भी हमें फूड मिल रहा है उनको हम बोल रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल, और उनके उनके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, तो इनका स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके हर सेल टिश्यू ऑर्गन फोटोसिंथेसिस करते हैं? ऐसा नहीं है। वही सेल्स फोटोसिंथेसिस करेगी जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और वो बेसिकली यहाँ पर सुपरफिशियल लेयर्स में अरेंज होती है प्लांट्स में। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, गार्ड सेल्स हो गई, और उसके अलावा जो हाइपोडर्मल सेल्स हो गई या फिर नीजोफिल सेल्स हो गई, वही क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो अब हमारे दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए, क्या जो नी नॉन ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनको भी फूड तो चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो कौन ट्रांसलोकेट करता है? तो जहां पर फूड बन रहा है, जैसे लीफ में फूड बन रहा है, तो वहां वहां से नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। एनिमल्स जैसे कि हम जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो प्लांट्स पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड कर सकते हैं। जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, और जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, वो हो गए कार्निवोर्स। जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोबायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। अब हमें ये भी जान लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, कि जो भी फूड आ रहा है, चाहे वो हर्बीवोर्स में हो या फिर कार्निवोर्स में हो, वो अल्टीमेटली जो सोर्स उसका होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इस चैप्टर में हम डील करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, जिसमें क्या होगा, जो भी फूड मटेरियल होगा उसका ब्रेकडाउन होगा, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो उसमें वो कहाँ होता है, उसका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है यूकेरियोट्स में। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में चलेगा ग्लाइकोलाइसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलेंगे क्रेब्स साइकिल लिंक रिएक्शन, और उसके अलावा ईटीएस। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, ब्रेकिंग, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो जो कंपाउंड, जो भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको उनका उन सबस्ट्रेट्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बट इनके अलावा भी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसमें प्रोटीन, फैट्स भी, और उसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल कंडीशंस में होते हैं कुछ प्लांट्स में, अंडर सर्टेन कंडीशंस। और ऑक्सीडेशन के दौरान जो कि सेल में हो रहा है, ऑल एनर्जी कंटेंट इन इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज में कोई एनर्जी है या फिर प्रोटीन में कोई एनर्जी है, वो सेल में फ्रीली रिलीज नहीं होगी, या फिर ये एक सिंगल जो है स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। जैसा कि हम बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस खुद 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल खुद एक 10 स्टेप का रिएक्शन होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होते हैं, जो कि एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और जो भी एनर्जी होती है उसको एटीपी की फॉर्म में ट्रैप किया जाता है। और इसकी वजह से हमें ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑक्सीडेशन से, वो
डायरेक्टली ना तो यूज की जा सकती है और ना ही यूज होती है, बट ये एनर्जी जो है वो किसके सिंथेसिस में यूज होती है? एटीपी के सिंथेसिस में यूज होती है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, बाद में जब इस एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है तो ये एटीपी टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यही जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनमें ये क्या होता है, काम आता है। ठीक है, तो एटीपी जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रहा है सेल में, और जो एनर्जी ट्रैप हुई है एटीपी की फॉर्म में, वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जैसे जैसे कि मैंने बताया है ना? कोई भी जैसे अगर हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है तो उसमें ये काम आती है। जो भी कार्बन स्केलेटन बना है, कार्बन स्केलेटन में बात हो रही है जैसे कोई भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है जो कार्बन कंटेनिंग है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पायरुविक एसिड हो गया, उसके अलावा सक्सेनाइल कोएंजाइम हो गया। तो जो पायरुविक एसिड होता है वो एलिनिन के फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सक्सेनाइल कोएंजाइम ए की बात करते हैं तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो होगा वो किस में काम आता है? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है। तो यही लाइन यहाँ पर दी हुई है कि जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल, है ना? अदर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? जैसे एलिनिन हो गया और उसके अलावा क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, तो इनके फॉर्मेशन में ये काम आते हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा वो क्या है? डू प्लांट ब्रीथ? इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब देना मुश्किल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। हाँ, प्लांट के पास ऐसा सिस्टम होता है कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को रिक्वायर भी होता है O2 रेस्पिरेशन के लिए। O2 जो है वो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड भी होता है। जैसा कि एनिमल्स में होता है, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट प्लांट्स में क्या होंगे? स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लेंटिकल्स होते हैं जो कि इस पर्पस को पूरा करते हैं, उनके पास कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है। इसके कई रीजंस है कि प्लांट जो है वो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो ऑक्सीजन को कैसे ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर रीजन बताया हुआ है हमें कि इनके गैसियस एक्सचेंज का ये खुद ध्यान रखते हैं। ठीक है, और इनमें बहुत कम ऑक्सीजन या फिर गैसेस के ट्रांसफर की या फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं रूट की बात करता हूँ, तो रूट में गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या है? रूट हेयर्स है। ठीक है, अगर मैं स्टेम की बात करता हूं तो स्टेम के पास क्या है? लेंटिकल्स है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? ये गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। अगर लीफ की बात करें तो लीफ के पास क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा जो होंगे वो क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनसे ये क्या करेंगे? O2 जो है वो क्या कर लेंगे? ले लेंगे। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, दूसरा रीजन यहाँ पर ये होता है कि इनको जो है वो बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की डिमांड नहीं होती या फिर इनको जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, रूट, स्टेम, लीव्स, वो उनमें जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो क्या होता है? यहाँ पर बहुत कम होता है अगर हम एनिमल का कंपैरिजन करें तो, एनिमल से कंपेयर करें तो। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जब होता है, ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज होता है, और आपको हमें ये जानकारी रखनी है यहाँ पर कि जो इनकी नीड होती है, जैसे स्टोमेटा खुले हुए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आ रही है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनके पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो इनके पास कोई ऐसा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन अवेलेबल है। तीसरा रीजन हो सकता है, चाहे प्लांट बल्की हो
उसमें भी जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उसका डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। हर एक जो लिविंग सेल होता है प्लांट में वो कहीं ना कहीं सरफेस के पास होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। क्या ये बात सही है? अगर हम लीव्स के लिए बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं वुडी स्टेम और रूट्स के लिए, तो क्या ये बात सही है? आपको पता है जैसा एनाटॉमी में आपने पढ़ा था, तो कि जो लिविंग सेल्स होती है वो वुडी स्टेम में तो या फिर रूट्स में जो लिविंग सेल्स होती है वो बार्क में या फिर बार्क के अंदर की साइड ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनमें ओपनिंग्स होती है जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा ये कोई डाइकोट स्टेम है सपोज, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा तो सबसे बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस, उसके बाद ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद होगी जनरल कॉर्टेक्स, और जनरल कॉर्टेक्स के बाद होगा एंडोडर्मिस जिसको हम स्टार शीथ भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस के बाद होगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर होगा यहाँ पर जो भी मतलब वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होगा इसमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होता है। तो ये जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो यहाँ पर बन जाती है वीसीआर, और वीसीआर के बाहर बाहर वाला जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार्क बोलते हैं। तो बार्क के अंदर जो सेल्स होती है लिविंग सेल्स वो थिन लेयर की फॉर्म में। अब देखिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। वीसीआर के अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम ही क्या कहलाता है, वुड कहलाता है। और ऑलमोस्ट जो ओल्डर पार्ट हो, ओल्डर जो प्लांट्स होते हैं उनमें उनकी जो स्टेम है उसका ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वुड होता है। और वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम, ये क्या होता है, एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम होता है। और सेकेंडरी जाइलम जो है वो डेड टिश्यूज का बना होता है, तो इसको कहीं इसका जो ऑक्सीजन है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो छोटे छोटे पोर्स, क्योंकि ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स है ना, ये सारा रप्चर हो जाता है और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स, जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि ये लेंटिकल्स जो होंगे ये क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जो मैंने बात बताई है वुड या फिर सेकेंडरी जाइलम की, ये दी हुई है जो मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट होता है वो डेड होता है, और उसके अलावा ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। ये वुड की बात कर रहा है, ठीक है। दस मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है उनका most of the most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air। जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो उनका कुछ ना कुछ पार्ट एयर के कांटेक्ट में होता है। वो क्या करेगा यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर जो लूज पैकिंग है पेरेन्काइमा सेल्स की, जो लीव्स में, जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा है उनकी लूज पैकिंग होती है। उसके अलावा स्टेम्स में भी जो कॉर्टेक्स है उसकी लूज पैकिंग होती है, रूट्स में भी कॉर्टेक्स की लूज पैकिंग होती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस बनाने का काम करते हैं, क्योंकि दो सेल्स के बीच में अगर स्पेस रहेगा, दो सेल्स के बीच में अगर स्पेस रहेगा तो यहाँ पर एयर की जो मोबिलिटी है वो बनी रहेगी और एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर होगा, ठीक है। अगर हम कंप्लीट कंबशन की बात करते हैं, कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है कि सारे जो कार्बन है ग्लूकोज के, ठीक है, ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स आर रिलीज्ड एज CO2 इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। तो 6 कार्बन यहाँ पर है तो 6 कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हुआ है, ठीक है। तो ये CO2 और H2O की फॉर्म में प्रोडक्ट बने हैं। अब ये जो एनर्जी है, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल, इफ दिस एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर बनी है, कितनी एनर्जी बनी है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 38 ATP आपको याद रखना है, क्योंकि यही अभी रिसेंट एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है। और 686 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी
सेल को चाहिए, तो कहीं ना कहीं दूसरे मॉलिक्यूल बनाने में इसका यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। अब सेल के पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करता है इस वे में कि जो सारी एनर्जी जो कि किससे, किसके ऑक्सीडेशन से आई है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आई है, वो हीट की फॉर्म में ना निकल जाए। और जो की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज इन नॉट key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, है ना। तो इसको ऑक्सीडाइज करने का ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन दिया है, सिंगल रिएक्शन दिया है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है बल्कि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है। तो ये स्मॉल स्टेप्स में, जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस भी 10 स्टेप रिएक्शन होता है, क्रैब साइकिल भी 10 स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है। और उनसे कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स होती है ना, कुछ स्टेप जो होती है इनमें से, वो इसके लिए सफिशिएंट होती है कि वो एनर्जी रिलीज करे, और ये एनर्जी जो है वो किसके फॉर्मेशन में काम आ जाए, एटीपी के फॉर्मेशन में काम आ जाए। और एटीपी सिंथेसिस जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, वो किसके थ्रू होता है, केमी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, केमी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है। और इसमें एक प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो उससे क्या बनता है, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट H प्लस। ठीक है। और वो जब ब्रेक होता है तो फॉस्फोराइलेशन होता है, और यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से आई है, तो वो क्या करेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये एक्चुअली ईटीएस के थ्रू ही होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको। ठीक है। तो ये सारा हम समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें, एक रिएक्शन हम समझ लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा जान गए रेस्पिरेशन के बारे में। ये कैसे होता है, किस तरह से एटीपी बनता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये पूरी स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, जैसा कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, ये प्रोडक्ट में निकली है। ठीक है। जो कंबशन हुआ है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर था या नहीं था, बिल्कुल था। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन में और मे नॉट बी अवेलेबल, कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स ऐसी भी होती है जो ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जहां पर अवेलेबल नहीं है वहां पर भी रह सकती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? तो हमें कहीं ना कहीं बहुत पुराने प्राचीन काल में जाना पड़ेगा, जब हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सेल इस अर्थ पर आई होगी वो भी बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करती थी, क्योंकि शुरू में तो ऑक्सीजन जब ये धरती बनी थी तब तो ऑक्सीजन था नहीं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट आया था वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता था। अभी भी क्या, अभी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल है। ठीक है। और इन जो रेस्पिरेशन होता है जो इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव का मतलब है कभी कभी एनारोब, हमेशा वो क्या है, एरोब है। यूजुअली दीज आर aerobic, but in the absence of oxygen they respire anaerobically also. ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे एग्जांपल में कॉमन एग्जांपल बता देता हूं, ये कहीं ना कहीं माइक्रोब्स वगैरह में भी आप पढ़ेंगे। ई कोलाई हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, उसके अलावा साल्मोनेला हो गया। तो ये क्या होते हैं, कभी कभी एनारोब्स होते हैं, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। Usually they are aerobes, but in the absence of oxygen, they switch their respiration aerobic to anaerobic. Okay? Obligate मतलब होता है हमेशा,
एनारोब। ठीक है, हमेशा मतलब स्ट्रिक्ट एनारोब्स, स्ट्रिक्ट एनारोब्स मतलब अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये मर जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेंगे। इसके एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम तो सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाला। ओके, उसके अलावा बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब्स या फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें इनका जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या प्रोसेस चलता होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। इनके पास वो एंजाइम्स होते हैं जो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को रिजल्ट करते हैं। इनके पास ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिक्वायर ही नहीं है इनको। ठीक है, और जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है, इसका कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 molecules of pyruvic acid from 1 molecule of glucose is termed as ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं।